हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 132 यूनिट नंबर 4 है हमारा। और इस वाले यूनिट में हम देखने वाले हैं मूलभूत विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी यहाँ पर 3 यूनिट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और यूनिट नंबर जो 4 है ये इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप जो है कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान क्या है अपना, बहुत बड़ा संविधान है। इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और अपना जो संविधान है वो लिखित संविधान है। उसी से रिलेटेड जो हम यहाँ पर चीज़ें बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है इसके अंदर जो है हमें पढ़ना है। जैसे संविधान सभा पढ़ेंगे हम, ठीक है, राज्यों का संघ पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन करेंगे हम। तो यहाँ देखते हैं हम, भारतीय संविधान अब तक का किसी भी देश में बना सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें 22 विभाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, यानी ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान बड़ा क्यों है, ये भी हमारे मन में सवाल आता है। तो भारतीय संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक बातें लिखित रूप में है। ठीक है, ज़्यादातर जो बातें हैं वो कैसे है, लिखित रूप में इसमें लिखी गई है। और साथ में जो हमारा संविधान है वो अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कि जो संख्या में कम है उनके साथ भेदभाव ना हो इसलिए उनके लिए भी, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए भी जो है यहाँ पर विशेष अधिकार जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी जो बेसिक बातें हैं ये आपको पहले से भी पता होंगी। संविधान सभा के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या बनाया था, संविधान सभा का ही गठन हुआ था, इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। और इसमें सभी धर्मों और सभी वर्गों की भलाई के बारे में लिखा गया था, जो कि एक मुश्किल काम था इनके लिए, चुनौतीपूर्ण काम था। क्यों दोस्तों, क्योंकि अपना जो भारत है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत सारे, बड़े के साथ साथ आप ये कह सकते हो उसके अंदर बहुत सारे धर्म और वर्ग के जो लोग हैं वो रहते हैं। अपने भारत में कितने सारे जो धर्म हैं वो है, साथ में उनका जो त्यौहार है मनाया जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए सभी के बारे में सोच समझ कर लिखना कि किसी को किसी प्रकार से दुख ना पहुँचे, ये सब काम करना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था और इन्होंने इस काम को बहुत अच्छे से जो है वो किया है। इसके अंदर अलग अलग विचारधाराओं के बारे में लिखा है। कानून को जानने वाले जो थे, मतलब जो स्पेशलिस्ट थे, आप समझ सकते हैं, मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। कानून को जानने वाले लोगों ने क्या है अपना सहयोग इसमें दिया। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये आपको बात याद रखनी है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रमुख विचारक थे। ठीक है, तो ऐसे जो है महान व्यक्ति सब का इसमें योगदान था। और भी महान है, यहाँ पर आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण मुख्य सदस्य भी थे जो कि और बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, जैसे कि भीमराव अंबेडकर हो गए, श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गए, और वल्लभ भाई पटेल का योगदान तो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इनका योगदान यहाँ पर भी था। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्होंने जो है मिलकर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत से संविधान को बनाया है। ठीक है, कुछ 381 लोग संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, और संविधान संशोधन के बाद अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। समय के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, देखिए, समय के साथ साथ और परिस्थितियों के अनुसार संविधान के अंदर में जो है संशोधन करना होता है। ठीक है, तो मतलब अभी तक जो है कई बार जो है संशोधन जो है वो किया गया है इसका, लेकिन जो मूल विशेषताएं हैं वो चेंज नहीं हुई है। यानी कि जो ढांचा बन के रेडी हुआ था, जो मेन टॉपिक था, उस टॉपिक से नहीं हटे हैं। बाकी उसके अंदर छोटी मोटी जो है संशोधन है वो तो होती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं राज्यों का संघ के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, जिसमें क्या है, कई सारे राज्यों का गठन का भी प्रावधान है।
ठीक है। इसके अंदर कई सारे जो राज्य हैं उनका गठन होता है। जैसे कि बात करें 1956 में, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और साथ ही कर्नाटक, केरल का भी गठन हुआ था। अगर हम बात करें सन 2000 की, तो इसमें 3 राज्य थे, जैसे कि उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनका भी गठन हुआ था। 5 अगस्त 2019 को अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है अपना, वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा मूल अधिकार के बारे में, जिसे कि हम यहाँ पर मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या था दोस्तों, पहले हमारे 7 थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद आपको पता होगा कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर 6 बच गए थे। ठीक है, वो 6 कौन कौन से थे? समानता का अधिकार था, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार था और संवैधानिक उपचार का अधिकार था। तो ये सभी जो अधिकार थे इसके अंदर थे। और आपको पता है कि सभी में क्या क्या होता है। ठीक है, हमने जो है पिछली कक्षाओं में, ठीक है, 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा आपने, उससे पहले भी पढ़ा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ी यहाँ पर हम बात करेंगे और उसके बाद जो है स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को थोड़ा समझेंगे डीप में, और उसके बाद अगले टॉपिक पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 3 में व्यक्ति के लिए पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे क्या है, वो अपना विकास कर सकता है, उसको अपने विकास करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलिए अगर समानता का अधिकार ना हो, समानता का अधिकार अगर नहीं होगा मान के चलिए, तो जाति, दूसरे जाति के लोग, धर्म के लोग, लिंग के लोग, उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि समानता के अधिकार के तहत क्या उन सबको बराबर समझा जाएगा, सबको बराबर समझा जाएगा और समझना भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है यहाँ पर है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो इसका नमूना हम अगर देखें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है थोड़ा बहुत, लेकिन भारत का संविधान उससे बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, और संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मैंने आपको बताया था ये अभी जस्ट। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था और मौलिक अधिकार की श्रेणी में से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अब 7 की जगह 6 हुए थे। अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिकों के पास इस प्रकार के जो है मौलिक अधिकार उपलब्ध है। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये जो है हमारे 6 जो है अभी है। ठीक है, अब उसमें से हम स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, आज़ादी है। ठीक है, कोई भी काम करने की आपको आज़ादी है। बस बात ये समझनी है कि उससे किसी दूसरे बंदे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर समझिए, भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अंदर स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में आ सकता है, जा सकता है, आने जाने के लिए मतलब उसको स्वतंत्रता है, उसको आज़ादी है। देश के किसी भी भाग में बसने के लिए वो स्वतंत्र है, देश के किसी भी भाग में वो जाके बस सकता है। ठीक है, जो यूपी बिहार के हैं वो दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली वाले जो है वो यूपी बिहार जा सकते हैं, या दोनों है कहीं पर बस भी सकते हैं, अपना जो प्लॉट है वो भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें, यानी कि स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बंदिश है। ठीक है, देश के नागरिक को शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। देश का जो नागरिक है चाहे तो अपना ग्रुप बना के किसी प्रकार कोई बात कर सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर जो है आपको समझना ये है कि सब चीज़ की स्वतंत्रता है, बस नोट करने वाली ये है कि इससे दूसरे किसी बंदे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी नौकरी कर सकता है या कोई अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, सबको उसमें क्या है, आज़ादी है। ठीक है, बिजनेस खड़ा करने के लिए जो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो मान्य है, वो ज़रूरी है, लेकिन यह है कि आज़ादी है, कोई भी बंदा जो है वो बिज़नेस कर सकता है। ठीक है, और नौकरी भी कर सकता है। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम समझते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर सभी जाति के, लिंग के, धर्म के आधार के नाम पर सबको यहाँ पर समान समझा जाएगा। ठीक है, अमीर हो गरीब हो, कानून के समक्ष सबको यहाँ पर समान जो है वो समझा जाता है। समानता का अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत भारत के राज्य में किसी भी व्यक्ति को
कानून के समक्ष समान समझा जाता है। ठीक है, उसको जो न्याय है वो भी समान मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो अन्याय कर सकता है। ठीक है, या कोई गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो सबको न्याय मिलता है। ठीक है, राज्य किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी कि किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, या चाहे मेल हो फीमेल हो, या किसी उसका जन्म स्थान कुछ भी हो, उसके आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव जो है वो नहीं करते। ठीक है, और किसी प्रकार की पदों की नियुक्ति, मान के चलिए कि कहीं पर किसी को कोई पोस्ट मिलने वाली है तो उसके लिए भी उसको समानता से ही देखा जाता है, समानता की नज़रों से। ऐसा नहीं है कि अगर वो मान के चलिए किसी आधार पर उसको भेदभाव करके किसी और बंदे को उसकी पोस्ट पर डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर समानता के अधिकार के तहत जो है ये बढ़िया बात होती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो मूल कर्तव्य में क्या होता है कि सरकार ने क्या कर रखा है, देशवासियों को कुछ कर्तव्य बता रखे हैं जो कि देशवासियों को करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अगर ये कर्तव्य नहीं होते फिर भी लोगों को जो है ये काम करने में गर्व होना चाहिए था। ठीक है, और गर्व भी होता। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें, जैसे अपने देश को, अपने देश प्रेमी होना चाहिए लोगों को। ठीक है, अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हो। देश की एकता बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। इसे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, संविधान के भाग 4 ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को 10 मूल्य कर्तव्य यहाँ पर जो है दिए हैं। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य यहाँ पर दिए हैं। इसके अंतर्गत क्या है, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि संविधान की भी रिस्पेक्ट करनी है उसको। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का भी रिस्पेक्ट करना है उसको, राष्ट्रीय गान का भी। इन सभी चीज़ों की जो है यहाँ पर जो आदर जो है वो करना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जो है यहाँ पर जो है काम करना चाहिए उनको, और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनकी भी रक्षा करना यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राकृतिक पर्यावरण को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है पहुँच रहा है। इसलिए हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो क्या है, वो पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, अपने आसपास जो हरियाली बनाकर रखें, प्लस में जो भी जीवधारी है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करें। ठीक है, जितना हो सकता है उनके साथ अपनी सहानुभूति की भूमिका निभाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम किसी भी लिविंग बींग को जो है वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हो, ऐसी भावना जो है वहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। वो भी सब क्या है, लिविंग बींग्स है बिल्कुल हमारी तरह, उनके अंदर भी क्या है, भावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, हमें जो है उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। साथ ही सबसे मुख्य कार्य क्या है यहाँ पर, कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी संपत्ति है जो कि सार्वजनिक रूप से सबकी है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और किसी प्रकार की अगर हिंसा हो रही है और आपको लग रहा है कि वो हिंसा ठीक नहीं है, तो उससे दूर रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, कई कबार क्या होता है कि विद्रोह हो जाता है, लोग जो है यहाँ पर जो है आंदोलन कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को जला दिया जाता है या नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कि किस मुद्दे पे है, कहाँ पे है, तो भीड़ चाल की तरह उसमें जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सारी जो बातें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर समझिए, ये भी आपने जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, भारतीय संघ में सरकार के 3 जो है वो प्रमुख अंग है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। यहाँ पर समझिए, पहले कार्यपालिका को समझते हैं। कार्यपालिका क्या है, सरकार का वह अंग है जिसमें वो कायदे, कानून और नियम को लागू करती है। ठीक है, और प्रशासन भी कायम रखती है। अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है वो होता है अपना राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे ताकतवर, ठीक है, शक्तिशाली, प्रधान समझ सकते हो आप उसे। ठीक है, लेकिन वो होता है संविधान के अनुसार। लेकिन अगर हम समझे वास्तविक रूप से, तो वास्तविक रूप से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अपना प्रधानमंत्री। ठीक है,
आपको पता ही होगा कि भारत के अंदर में क्या है, प्रधानमंत्रियों को जो है ज़्यादा यहाँ पर पावर है। जैसे कि दूसरे देशों में क्या होता है, आपने राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, जो राष्ट्रपति है उनका नाम चलता है, पर भारत के अंदर प्रधानमंत्री का जो ज़्यादा नाम है वो चलता है। जैसे आपने सुना होगा USA अमेरिका में आपने सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति की बात आती है जब भी आती है। तो यही सब बात है। कार्य के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या कार्य होते हैं कार्यपालिका। देखिए, सेनाओं का गठन करना, ठीक है, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, सैनिक के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करना, युद्ध में नेतृत्व करना, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों का अधिकार होता है। संविधान के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका का शक्ति का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। मतलब संविधान के अनुसार अगर हम बात करें, प्रधान तो राष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वास्तविक रूप से क्या है, कार्यपालिका की सबसे ज़्यादा जो है प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद, प्रशासन, सुरक्षा आदि विषय की नीतियाँ निर्धारित करके इसकी जो सूचना है वो राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो एट द एंड यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, और लास्ट में जो यहाँ पर निर्णय करना होता है वो सभी चीज़ें जो है राष्ट्रपति जी को दी जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। विधायिका क्या होता है, ठीक है, विधायिका या विधानमंडल दोनों एक ही बात है। किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन को कहते हैं, देखिए विधायिका किसे कहते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था का एक संगठन होता है, ठीक है, जिसके पास कानून बनाने का अथवा जनता की जो नीतियाँ होती है, जनता के लिए जो नीतियाँ होती है उसे बनाने का और उन्हें बदलने व हटाने का अधिकार होता है ना, उसे विधायिका कहते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका, जैसे कि नाम से पता चल रहा है न्यायपालिका, यानी यहाँ पर न्याय से रिलेटेड कुछ बात होगी, ठीक है। तो इसमें अपना जो है सर्वोच्च न्यायालय, ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपना, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। और इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें भी होती है, यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका जो है वो कानून के शासन की रक्षा करना है। अब कानून बन गया है तो कानून बनने के बाद क्या उसकी रक्षा भी करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि लोग फिर कानून को मानेंगे नहीं। तो कानून के शासन की रक्षा करना। साथ ही न्यायपालिका क्या काम करती है, व्यक्ति की अधिकारों की रक्षा करती है, जो व्यक्तियों को अधिकार मिले हुए हैं, जो राइट्स मिले हुए हैं उसकी रक्षा करती है, ठीक है। विवादों को निपटाती है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी प्रकार का विवाद है तो उसको कानून के तौर पर क्या है उसको निपटारा करवाती है, हल करवाती है। न्यायपालिका क्या है, सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास सबसे ज़्यादा जो है शक्तियाँ होती है। और अगर हम बात करें विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को भी सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर सकता है अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत जो है उसमें लगती है, ठीक है। मान के चलिए विधायिका ने कुछ कानून बनाए और सर्वोच्च न्यायालय को इसमें कुछ दिक्कत लग रही है तो उसे खारिज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर विचार करने के लिए बोल सकते हैं वो। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसका क्या मतलब है, देखिए जो उच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट होता है, उसमें किसी प्रकार का निर्णय लिया गया है तो उसके बाद भी लोगों के पास होता है, एक चांस होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो वहाँ पर जो अपील कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है कि उच्च न्यायालय की बात को भी, निर्णय को भी हस्तक्षेप कर सकते हैं बीच में, ठीक है। मतलब कहने की ये बात है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, ठीक है। यहाँ पर समझना है आपातकाल का प्रावधान, ठीक है। आपातकाल का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आपातकाल आपको पता ही है, इमरजेंसी, इसको लगाना, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार की जो है अपने आपातकाल होते हैं। एक होता है सामान्य आपातकाल, एक होता है संविधानिक आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का प्रावधान किया गया था, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया। यही 3 है अपने, सामान्य, संवैधानिक और वित्तीय, ठीक है। इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले हम सामान्य पढ़ते हैं, सामान्य आपातकाल। तो सामान्य आपातकाल बिल्कुल सिंपल सा है, नाम से ही जैसा सिंपल है। ये तब लगाया जाता है जैसे कि मान के चलिए कोई देश से बाहरी कोई खतरा आ जाता है, ठीक है, कोई मतलब आक्रमण हो गया तो उस समय लगाया जाता है। युद्ध की स्थिति बन गई तो उस समय सामान्य आपातकाल जो है लगाया जाता है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर समझिए, अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध के समय कोई दुश्मन अगर हमारे देश पर हमला करता है, ठीक है, या ऐसा लगता है कि खतरे की स्थिति बन रही है तो उस समय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। 26 अक्टूबर 1962 में, ठीक है, पहली बार चीन के साथ युद्ध हुआ था जब, और दूसरी बार 31 दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस समय क्या है, आपातकाल लगाया गया था। जो तीसरा था वो तीसरा वाला विवादित मुद्दा बन गया था, आपको पता होगा। तीसरी बार हुआ था ये 25 जून 1975 से 1977 तक, ठीक है। तो इस समय इंदिरा गांधी द्वारा क्या है, आपातकाल लागू किया गया था और इस समय उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी क्योंकि लोगों का मानना था कि उस समय
ज़रूरत ही नहीं थी आपातकाल लगाने की। ठीक है, बहुत सारे इस समय देश में कोई ऐसा संकट था नहीं कि आपातकाल लगाया जाए। ठीक है, तो इसको आपातकाल का यहाँ पर एक तरह से आप समझ सकते हो तो गलत इस्तेमाल किया गया था। तो लोकतंत्र में इसे काला दिवस के नाम से माना जाता है, और ये माना जाता है कि इस समय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हुआ था यहाँ पर, और साथ ही बहुत सारे जो विरोधी थे, जो विरोध कर रहे थे किसी प्रकार का, उनको गैर कानूनी रूप से जो है गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं संवैधानिक आपातकाल की घोषणा। ये क्या होता है, ये थोड़ा जो है अलग है। इसके अंदर क्या होता है, जो ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है कि जब क्या है राज्य में कोई दिक्कत आ जाए, मान के चलिए कि सेना ने कुछ विद्रोह कर दिया या सिचुएशन बन नहीं रही है, दूसरी किसी राजनीतिक पार्टियों ने कुछ गुस्सा मतलब काम कर दिया ऐसा जो कि संभला नहीं जा रहा है उस राज्य सरकार से, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझिए, आपको बताता हूँ डिटेल में। इस आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 356 में हुआ था। ठीक है, 356 में है। यह एक विवादित विषय है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक कोई संकट आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो उस समय क्या है, सूचना प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ठीक है, घोषणा कर देता है। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया वहाँ पर, इस प्रकार की चीज़ें तो घोषणा कर देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, राज्य सरकार को वहाँ से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि उनसे संभल नहीं रही है यहाँ पर स्थिति। तो वहाँ पर क्या है, उनको बर्खास्त करके राज्य को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया जाता है। अब वहाँ पर केंद्र सरकार का क्या है, वहाँ पर शासन होगा। ठीक है, और स्थिति के हमारे सामने कई उदाहरण हैं, और एक जो उदाहरण है उस पर भी कई विवाद हुए थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि मतलब गलत इस्तेमाल किया गया पावर का। यहाँ पर समझिए उदाहरण क्या है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें 1959 में, तो केरल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और नेहरू जी ने कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन बाद में इस निर्णय पर बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि वहाँ पर जो है पूर्ण बहुमत था, तो वहाँ पर कोई इस प्रकार की करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी किया गया था। तो ये सारी बातें। वित्तीय आपातकाल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मान के चलिए वित्तीय संकट आता है, पैसों से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत आती है यहाँ पर। ठीक है, तब लगाया जाता है ये। संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार है ये। यदि देश में किसी प्रकार का वित्तीय संकट होता है तो सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देती है। ठीक है, कि अब दिक्कत हो गई है। ठीक है, और 1900 यहाँ पर 1979 में अगर हम बात करें तो संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन भी किया गया है। ठीक है, परिवर्तन क्या किया गया है कि घोषणा जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा जो है यहाँ पर की जाए। ठीक है, प्लस में क्या है कि 2 महीने के अंदर ही इसे पारित की जानी चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती है। अब हम समझते हैं यहाँ पर लचीलापन। देखिए, लचीलापन का क्या मतलब होता है। लचीलापन का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट। ठीक है, थोड़ी सी सॉफ्ट नीतियाँ। ठीक है, कठोर का मतलब होता है थोड़ी सी कठोर नीतियाँ। तो आपको पता होगा कि हमारा जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, इसमें लचीलापन भी है और कठोर भी है। तो यहाँ पर ये लचीलापन यहाँ पर दिखाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसा कि अभी तक हमने देखा, संविधान में जो है समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार संशोधन होता जा रहा है। ठीक है, उसका प्रावधान है इसके अंदर, हमने अभी पढ़ा है, उसमें भी देखा है कि समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो संविधान है उसमें लचीलापन पाया जाता है। ठीक है, मतलब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लचीलापन है, आप चाहो तो कुछ भी बदल सकते हो, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है वो दिया गया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये भी बात बताई गई थी कि संशोधन करने का तरीका कठिन भी है और आसान भी है, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं उसको करना आसान है और कुछ जो चीज़ें हैं उनको करना कठिन है। क्योंकि कुछ संशोधन आसानी से बहुमत द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कुछ देखिए, जैसे मान के चलिए कोई निर्णय जो है संशोधन करना है वो आसान है, तो वहाँ पर क्या होगा, वोट करवाया जाएगा। ठीक है, सिंपल वोटिंग से जो वहाँ पर जो है वो, अगर छोटा मोटा कोई चीज़ है तो वो हो जाएगा। लेकिन कुछ बड़ी बात है तो उसको करना यहाँ पर काफ़ी कठिन है। उसके लिए क्या है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, प्लस में इसमें राष्ट्रपति जी का भी रोल आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका यूनिट था, और वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।